नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम भारतीय संविधान की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में बेसिकली आज सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है, संविधान में कौन सा भाग किस विषय पर लिखा हुआ है और किस भाग का विस्तार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और शुरू करते हैं हम भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले कि भारतीय संविधान कितने भागों में वर्णित है। कितने, तो देखते हैं भारतीय संविधान के भाग। या आप एक हेडिंग बना लीजिएगा अच्छे से ऊपर और इसके बाद देखिएगा जो आपका नोटबुक है उसको आप 3 भाग में डिवाइड कर लें। सबसे पहले आप देखिएगा इधर भाग का क्रम संख्या कौन सा होगा। उसके पश्चात हम देखेंगे कि वह जो भाग है वह किस विषय पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके पश्चात हम देखेंगे थर्ड कि उस भाग का जो विस्तार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना नोटबुक का 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाग 1। भाग 1 में बताया गया है दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र, कि संघ क्या है और उसका राज्य क्षेत्र किन किन हिस्सों पर है, कहां कहां तक है। इन संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, ठीक है। उसके पश्चात है भाग 2। भाग 2 में है नागरिकता। भारतीय संविधान का जो भाग 2 लिखा हुआ है वो है नागरिकता से संबंधित और इसका विस्तार है आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसके पश्चात भाग 3। भाग 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। आपके एग्जाम्स में इस भाग से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मौलिक अधिकार, इसका विस्तार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है। इसके पश्चात है भाग 4। भाग 4 में बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अर्थात इसमें बताया गया है कि राज्य जो भी कानून बनाएगा वह इन सभी पॉलिसीज को, इन सभी तत्वों को अपने ध्यान में रखेगा। उन सभी का जो वर्णन है वो भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इसका जो विस्तार है वो है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए भाग 4 कै, यह भाग 4A, ये मूल संविधान में नहीं था लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया। यह है आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका जो विस्तार है वो एक ही अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 51 के बाद ही एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया है, अनुच्छेद 51 कै या 51A। इसी में आपके 11 मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद भाग है 5। भाग 5 में क्या है, भाग 5 में बताया गया है संघ क्या होगा और संघ की कार्यपालिका क्या होगी। इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है आपके भाग 5 में। इसका जो विस्तार है वो अनुच्छेद है 52 से लेकर 151 तक, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 5 में जो है वो है आपका संघ को बताया गया है कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक और संघ के बारे में इसको वर्णित किया गया है। उसके बाद है भाग 6। भाग 6 है आपका राज्य, राज्यों के बारे में इसमें बताया गया है। राज्यों की कार्यपालिकाएं क्या होंगी, राज्य के जो है किस प्रकार कार्य करेंगे, इन सभी चीज़ों का बात इसमें बताई गई है। और इसका जो विस्तार है भारतीय संविधान में वो है अनुच्छेद 152 से 237, 152 से आर्टिकल 3, आर्टिकल 237। उसके बाद देखते हैं भाग 7। भाग 7 क्या है दोस्तों, कि भाग 7 जो है समाप्त कर दिया गया है। अभी जो है ये इसका कोई महत्व नहीं है। क्या था इसमें कि जो इसको जो है 7वें संविधान संशोधन के तहत खत्म किया गया था। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वां संविधान संशोधन
1956। इसमें क्या था कि जो इस 1956 से पहले तक, मतलब 1950 से 1956 तक भारत जो है 4 वर्गों में बटा हुआ, 4 श्रेणियों में, का, खा, गा, घा, ए, बी, सी, डी, उन सभी को समाप्त करके और एक नए सिरे से रीअरेंज किया गया पूरे संघ को, पूरे भारत को। उसके तहत भारत में 14 राज्य बनाए गए और 14 राज्यों के साथ साथ 6 केंद्र शासित यूटीज, यूनियन टेरिटरी जोड़ी गई। तो इसको समाप्त कर दिया गया। फिलहाल इसका कोई महत्व नहीं है। 7वां संविधान, इसमें एक ही आर्टिकल था आपका, आर्टिकल 238। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं भाग 8। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में बताया गया है यूटीज क्या है, संघ शासित क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर सीधे सीधे संघ का शासन होगा, सीधे सीधे संघ का कंट्रोल होगा। संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्र को बताया गया है आर्टिकल 239 से 242 तक, 239 से 242 तक। ठीक है। उसके पश्चात है भाग 9। भाग 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचायतें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन इसको बोलते हैं हम, पंचायतें। आर्टिकल 9 में पंचायतें हैं। इसके तहत इसमें बताया गया था, इसको जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायतों को। और इसका जो विस्तार है वो है आपका आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। 243 ओ है ये दोस्तों, इसको आप 0 में समझ लीजिएगा। 243 ओ तक है ये। ठीक है। देखिए भाग 9 आपके हो गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साथ भाग 9A। भाग 9A में क्या है? भाग 9A में बताया गया है जो शहरी निकाय हैं, शहरी निकायों का जो गवर्नेंस होगा, जो शहरी निकायों का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कैसा होगा, उसके बारे में इसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। मतलब स्थानीय स्वशासन के तहत ही 9A के तहत नगर पालिकाएं या शहरी निकाय भी आप इसको बोल सकते हैं, नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं 9A में है। और इसका जो इसको 74वें संविधान संशोधन, आप इसको चाहें तो लिख लीजिएगा, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। इसका जो विस्तार है आपका 243 ओ तक आपका पहले हो गया था, 243 ओ पी से 243 जेड जी तक, 243 पी से जेड 243 जेड जी तक इसका विस्तार है आपका। ठीक है दोस्तों। इसके पश्चात भाग 9B है। भाग 9B में क्या बताया गया है? भाग 9B में जो है सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां 9B में। इसको भी बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में ये नहीं था। सहकारी समितियों को जो है आपका बाद में जोड़ा गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में, 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जो है इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसका जो विस्तार है 243 आर्टिकल जेड एच से आर्टिकल 243 जेड टी तक, इसका जो विस्तार है आर्टिकल 243 जेड एच से 243 जेड एच तक है। उसके पश्चात देखिएगा भाग 10। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में बताया गया है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, जनजातियाँ निवास करती हैं। तो उन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में भारतीय संविधान में कुछ अलग से प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। भाग 10। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र। ठीक है। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, इसका जो विस्तार है वो एक ही आर्टिकल में है, आर्टिकल 244। और इसी में एक और आर्टिकल जोड़ दिया गया है, आर्टिकल 244 ए तक है। ठीक है। इसके पश्चात भाग 11। भाग 11 में क्या बताया गया है?
संघ और राज्य, संघ के स्तर पर और राज्य के स्तर पर जो आपसी रिलेशंस होंगे वो किन किन आधारों पर होंगे और किन किन विषयों में होंगे, उन सभी के बारे में बताया गया है भाग 11 में। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, इसका जो विस्तार है वो है आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक है। ठीक है, उसके पश्चात भाग 12 में है वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं। यह है आपका आर्टिकल 264 से ए तक। ठीक है, उसके पश्चात भाग 13 है। पार्ट 13 में बताया गया है व्यापार, वाणिज्य व समागम। व्यापार से संबंधित क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या रेगुलेशंस होंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में जो विस्तृत वर्णन है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में है। व्यापार, वाणिज्य व समागम, इसका जो विस्तार है वह है आपका आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 तक। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल है 14, सेवाओं के बारे में बताया गया है, सर्विसेज के बारे में बताया गया है, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे कि यूपीएससी है या फिर यूपीएससी है, पीएससी है, राज्य जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं और संघ लोक सेवा आयोग, उन सभी के बारे में जो जितना भी वर्णन है वह सभी आपका विस्तार से इसमें बताया गया है। ये पार्ट 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, इसका जो विस्तार है भारतीय संविधान में वह है आपका आर्टिकल 308 से आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 तक है। ठीक है, उसके पश्चात इसमें भाग 14A भी जोड़ा गया, इसको बाद में जोड़ा गया था पार्ट 14A को। इसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया, अधिकरण के बारे में बताया गया है। ये क्या है, इसमें क्या है कि कोर्ट का स्थापना की जाती है, उनको बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स। जैसे कि हरित प्राधिकरण है दिल्ली में जो है, और इनकी जो मतलब इनमें जो केसेस जाते हैं, उनके जो डिसीजंस आते हैं, उन डिसीजन को आप सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर सकते हैं। मतलब एज ए हाई कोर्ट ये अधिकरण काम करते हैं। ठीक है, इसको 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इनको जोड़ा गया था। अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण। आप चाहें तो इसको लिख लें आगे ब्रैकेट में कि इसको 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और इसमें आर्टिकल है आपका आर्टिकल 323A से आर्टिकल 323B तक। मतलब दो ही आर्टिकल है, आर्टिकल 323A और B। इसके पश्चात देखिएगा पार्ट 15 भारतीय संविधान का भाग 15 क्या कहता है, निर्वाचन के बारे में, इलेक्शंस के बारे में बताता है। निर्वाचन, जैसे कि निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन, इसका जो विस्तार है आपका वो है आपका आर्टिकल 324 से 329 तक। जैसे कि 326 में है वयस्क मताधिकार, या फिर 325 में है कि जाति, धर्म, लिंग, इन सभी चीज़ों के आधार पर किसी को भी मत देने से नहीं रोका जा सकता। ये सब चीज़ें हैं आर्टिकल, ये भाग 15 में है, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। इसका जो विस्तार है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसमें है। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा ये आपके भाग 15 तक हो गए हैं। भाग 16 में बताया गया है कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे कि आपका कुछ विशेष
वर्गों के लिए उपबंध। यह है आपका आर्टिकल 342 तक। जैसे कि आपका लोकसभा में या फिर राज्यों की विधानसभाओं में, विधान परिषदों में SC ST इन सभी की जो सीटें रिजर्व की जाती हैं, वो उन सब का जो विस्तार से वर्णन मिलता है आपका, वो संविधान के भाग 16 में मिलता है, 16 में मिलता है, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, जैसे कि आपका भी 104वां संविधान संशोधन हुआ। 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि उसमें जो एंग्लो इंडियंस के लिए जो आपका 2 सीट लोकसभा में रिजर्व की जाती थी, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे, उनको समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। और जो SC ST इनके लिए लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में जो सीटें रिजर्व की गई थी, उनको अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात 2030 तक उनको कर दिया गया है। ठीक है, इसको जब हम उस टॉपिक पर आएंगे तब आपको यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। ठीक है, आर्टिकल 16 आपका हो जाता है। उसके पश्चात देखते हैं भाग 17, बहुत सिंपल है। भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं जिनको हम बोलते हैं, सीधे सीधे लिख लीजिएगा भाषाएं। भाषाओं के बारे में जो वर्णन मिलता है वो आपका यहीं पर मिलता है। आर्टिकल 343 से 351 तक, ये आपका मिलता है 351 तक। जैसे कि 343 में है, आर्टिकल 343 में बताया कि संघ की भाषा क्या होगी, कि संघ की भाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी। ये बात कहाँ कही गई है? आर्टिकल 343 में। भाग कौन सा है? भाग है आपका 17। उसके पश्चात देखिएगा भाग 18, भारतीय संविधान का जो भाग 18 है वह है आपका आपातकाल से संबंधित। आपातकालीन उपबंध, ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक। जैसे कि 352 है राष्ट्रीय आपात है, 356 है राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, या फिर 360 है वित्तीय आपात है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है संविधान के भाग 18 में। उसके पश्चात देखिएगा भाग है 19। भाग 19 में क्या है? भाग 19 में है कुछ मिश्रित विषय हैं, कुछ मिश्रित विषय हैं, कुछ मिश्रित विषय। अभी बताते हैं आपको कि भाग 19 में जो है कुछ मिश्रित विषय जो हैं वो क्या हैं। पहले इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 361 से आर्टिकल 367 तक कुछ मिश्रित विषय क्या है इसमें? कुछ मिश्रित विषय इस प्रकार के हैं जो कि जैसे कि राष्ट्रपति है या फिर राज्यों में राज्यपाल हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। जैसे कि जो भी कार्य होंगे, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान जो भी कार्य करेगा उसको किसी बाद में आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर राज्यपाल के साथ भी वही चीज़ लागू होती है। या फिर जैसे कि लोकसभा की कार्यवाही हो या फिर राज्यों की विधानमंडलों की कार्यवाही हो, उनको आप प्रकाशित नहीं कर सकते, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो कुछ अलग अलग विषयों से संबंधित हैं, उन सभी को एक जगह जोड़ दिया गया है भारतीय संविधान में, और वो है आपका भाग 19। कुछ मिश्रित विषय हैं, आप इसमें चाहें तो लिख लीजिएगा राष्ट्रपति व राज्यपालों को कुछ मिले कुछ विशेषाधिकार। ठीक है, इसका जो विस्तार है आपका वो आर्टिकल 361 से 367 तक है। उसके पश्चात देखिएगा भाग 20 है। भाग 20 में बहुत है सिंपल, संविधान संशोधन। ये कई बार पूछा जाता है, बहुत सिंपल है ये, बहुत कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि भाग 20 किससे संबंधित है। तो यह है आपका, इसमें एक ही आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन से इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। संविधान संशोधन की क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी और किन किन विषयों पर किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होगी, इन सभी चीज़ों का जो विस्तार से वर्णन है आपका वो भाग 20 में है, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, उसके पश्चात अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष विषय हैं। अस्थायी, कुछ अस्थायी संक्रमणकालीन विषय, जैसे कि आपका इसमें देखिए, जब 1947 को
जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय हमारा देश बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। 1950 तक उसको एकजुट करने का प्रयास किया गया, एक संघ, एक मजबूत संघ बनाने की कोशिश की गई। उस समय बहुत सारी रियासतों को भारत संघ में मिलाया गया, तो अलग अलग रियासतों के राजाओं की अलग अलग डिमांड्स थी उनको भारत संघ में शामिल करने के लिए। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ अस्थायी उपबंध किए गए, जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उनकी कुछ विशेष शर्तें थीं, तो उन सभी शर्तों को शामिल किया गया, उन सभी शर्तों को एक शर्त के साथ माना गया। तो वो अस्थायी, एक टेम्पररी तौर पर थी, स्थायी नहीं थी। उन सभी विषयों को, जैसे कि गुजरात में है, गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है उसके लिए कुछ विशेष उपबंध थे, या फिर नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए थे। तो इन सभी चीज़ों का जो वर्णन है आपका वो अस्थायी तौर पर किया गया था। वो ये है आपका आर्टिकल 369 से आर्टिकल 392 तक है। उसके पश्चात है भारतीय संविधान का लास्ट पार्ट, आपका है नाम, प्रारंभ, समापन व हिंदी में प्राधिकृत पाठ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, यह है आपका आर्टिकल 393 से 395 तक। ठीक है दोस्तों, मतलब नाम कि ये जो दस्तावेज है क्या है, ये भारत का एक संविधान है, वो कहाँ बताया गया है, भाग 22 में। ठीक है, प्रारंभ, भारतीय संविधान का जो प्रारंभ माना जाता है वो उसके प्रेम्बल से माना जाता है, और प्रेम्बल को जो सबसे अंत में जोड़ा गया था 26 नवंबर 1949 को, जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लिखकर तैयार हुआ, उसी दिन प्रस्तावना को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभ जो है वो भारतीय संविधान का सबसे अंत में जोड़ा गया था। ठीक है, समापन, और समापन भी उसी भाग में आर्टिकल 395 में है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, मतलब भारतीय संविधान जो लिखा गया था बेसिकली वो इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन बाद में उसका हिंदी में रूपांतरण किया गया, अनुवाद किया गया, और जो हिंदी का रूपांतरण है उसका वो भाग 22 में ही जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए ये भारतीय संविधान के 22 भाग हुए कुल मिलाकर। यहाँ से सीधे सीधे आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप एक बार सही से इसको रीड कर लें, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास हमारी समाप्त होती है, आगे मिलते हैं हम एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।